हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ये वाणी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लोकसभा चुनाव इलेक्शन सिनेरियो 2024। आज का जो टॉपिक में हमने जो रखा है बहुत सिंपल सा अपना फैक्ट्स रखे हैं। जनरली उन चीज़ों को हमने इसमें समावेश करने की कोशिश की है जिन पर कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में चुनाव हो चुके हैं, चुनाव काफ़ी सेंसिटिव रहे थे, तो नॉर्मल सी बात है कि इस पर प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं जो तथ्यों पर आज का ये वीडियो अपना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबको सामने कि जो पूरा पूरा फॉर्मेट रखा है वो क्वेश्चन आंसर पुट में रखा गया है। कोई एमसीक्यू नहीं है, ज़्यादा डिटेल पर मैं बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, सिंपल फैक्चुअल बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो जानना है वो ये जानना है कि अपने पास जो लोकसभा थी, ये जिसके चुनाव हुए थे वो कौन सी लोकसभा थी। तो ये आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि अपने पास जो लोकसभा थी वो लोकसभा थी कौन सी, 18वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा थी, 18वीं। ओके। अब इससे पहले जो 2019 में हुए थे वो कौन सी थी, वो थी अपनी 17वीं लोकसभा थी। क्लियर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पहला प्रश्न है अपना कि 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए, वो चुनाव में सत्तारूढ़ जो अपनी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, इसने कुल कितनी सीटें जीती थी, ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है अपना 240। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं कितनी है, वो 240 है। ये आपको पता होगा कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी वो कितनी थी, वो थी अपनी 303। कितनी थी, 303। इसके अलावा अपना नेक्स्ट प्रश्न हुआ है 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न आम चुनाव 2024 में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। ओके। तो अपना ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कितना प्रतिशत रहा, 65.79%, 63.79% अपना मतदान का प्रतिशत रहा था। यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि जो मतदान जो हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे, 7 चरणों में हुए थे। ये तो आपको पता है ना, मतदान हमारे कितने चरणों में हुए थे, 7 चरणों में हुए थे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, 7 चरणों में मतदान हुए थे तो उनमें मतदान का प्रतिशत कितना रहा था। तो पहला जो मतदान हुआ था प्रथम चरण का, उसमें जो मतदान का प्रतिशत था वो था 66.14, दूसरे में था 66.71, तीसरे में था 65.68 और चौथे में था 69.16। पांचवें चरण में जो मतदान का प्रतिशत रहा था वो था 62.2 और छठा जो अपना मतदान का चरण था उसमें था मतदान का प्रतिशत 63.37, 63.37। और लास्ट जो चरण था, अंतिम चरण था, वो उसमें जो मतदान का प्रतिशत रहा वो कितना था, 63.88, 63.88। ओके। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है वो क्या है कि 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न आम चुनाव में भाजपा या एनडीए, यहाँ पर मिस्टेक है, ये एनडीए है, एडीए नहीं है। भाजपा या एनडीए किन राज्यों की लोकसभा सीटों को जीतने में सफल रहे थे। ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिनमें बीजेपी या फिर बीजेपी का जो अलायंस एनडीए था उसने इन राज्यों में सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इनमें से पहला है क्या, मध्य प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अपना उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 18वीं लोकसभा के लिए कुल महिला सदस्य जो जीतकर के 18वीं लोकसभा में पहुंची वो कितनी थी। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली अपने पास एक पूछ ही लिया जाता है कि 18वीं लोकसभा में या 17वीं लोकसभा में जो भी लोकसभा प्रेजेंट चल रही है उसमें जनरली अपन पूछते हैं कि 18वीं लोकसभा में जो महिलाएं हैं वो कितनी है। यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें महिलाएं कितनी पहुंची हैं। तो इसमें संख्या आपको स्पष्ट तौर पे ध्यान है कितनी है, 74। यहाँ पे एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 74 है लेकिन 2019 के जो चुनाव हुए थे उनमें जो अपने पास जो महिलाएं पहुंची थी वो कितनी पहुंची थी, 78। ओके, 78 महिलाएं वहां पे पहुंची थी। इस बार कितनी है, 74। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिलाएं किस दल से जीतकर आई। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं, सबसे ज्यादा जीत करके भी किसकी आई थी, बीजेपी की आई थी। 70 महिलाएं बीजेपी की जीत करके लोकसभा में पहुंची। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो तथ्य है अपने को जो जानना है तो ध्यान रखना है, बीजेपी के 30 है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी है जिसकी महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं वो कौन सी पार्टी है, वो है अपनी कांग्रेस। इसकी 14 महिलाएं
लोकसभा में पहुंची हैं। इसके बाद नंबर आता है किसका, टीएमसी का, जिसकी 11 महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी, इनकी 4 महिला सदस्य सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची। ओके, तो ये 4 महिलाएं और सॉरी 4 दल हैं जिनकी महिलाएं सबसे ज्यादा लोकसभा में पहुंची हैं। इनमें सबसे ऊपर बीजेपी है, इसके बाद कांग्रेस है, इसके बाद टीएमसी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट तथ्य और भी कि टीएमसी ने कुल 12 महिलाएं खड़ी की थी और इन 12 में से 11 महिलाएं इसकी जीती। तो जिन महिलाओं को इसने लड़ने के लिए अपनी टिकट दी, उनका जो जीतने का परसेंटेज है वो सभी दलों की तुलना में सबसे ज्यादा। कितने दलों ने अपनी महिलाओं को टिकट दी और उनमें से कितनी जीत करके वहां पहुंची, लोकसभा में पहुंची, अगर इसका अपन परसेंटेज निकालें तो सबसे ऊपर या सबसे अधिक परसेंटेज किसका बनता है, वो टीएमसी का बनता है, तृणमूल कांग्रेस का बनता है। इसमें भी एक चीज और जोड़ सकते हैं हम कि जितनी महिलाएं सदस्य जीती हैं या जीत करके पहुंची हैं, अगर इसको हम प्रदेश के रूप में देखें, स्टेट वाइज हम चेक करना चाहें, तो सबसे अधिक महिलाएं जो पहुंची हैं वो पश्चिम बंगाल से पहुंची हैं। ओके, खैर अगला प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित सबसे कम उम्र की सांसद, यहाँ बात कर रहे हैं हम महिला सांसद की, सबसे कम उम्र की महिला सांसद जो शांभवी चौधरी हैं, वो किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आई थी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि वो क्या है कि जो शांभवी चौधरी हैं ये अपनी सबसे कम उम्र की महिला सांसद है। ओके, शांभवी चौधरी। प्रश्न का जवाब पूछ क्या रहा है, वो ये पूछा है किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत के आई, और जवाब क्या है इसका, समस्तीपुर से जीत के आई। समस्तीपुर कहाँ है, बिहार में। अब अगली बात हम बात करें कि आखिरी जो शांभवी चौधरी हैं ये किस दल को बिलोंग करती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दल से थी, इनको उससे टिकट मिला था और उससे जीत करके ये लोकसभा में पहुंची हैं। सबसे कम उम्र की सांसद ये हैं। ओके, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद कौन थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद कौन है, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है प्रियंका सिंह जीरकोली। प्रियंका सिंह जरकीहोली। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, आदिवासी सांसद है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन अपन ले रहे हैं, और तो ये पहली बात ये होती है, चलो ठीक है जरकीहोली हैं, आदिवासी सांसद हैं, सबसे युवा सांसद आदिवासी हैं, मान लिया, लेकिन किस पार्टी से हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी से। किस जगह से जीत के आई, जनरली प्रश्न इसे बनते हैं। तो एक कर्नाटक में एक जगह है चिकोड़ी, क्या नाम है, चिकोड़ी। उस चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र से जीत करके पहुंची हैं, जो कि वर्तमान लोकसभा में सबसे युवा आदिवासी सांसद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रत्याशी पहली बार सांसद के रूप में चुनकर 18वीं लोकसभा में पहुंचे हैं, पहली बार पहुंचे। अपने पास लोकसभा में जो सीट हैं कितनी है, 543। उन 543 में से जो पहली बार पहुंचे हैं वो कितने कितने हैं, 280। ओके, जिन्होंने पहली बार लोकसभा का मुंह देखा है, आप ऐसे मान सकते हैं। ओके, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज अपन जान सकते हैं, वो ये कि अगर कोई पूछे कि चलो ठीक है 280 पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा किस प्रदेश के सांसद इस बार पहली बार लोकसभा में पहुंचे, तो क्या है, यूपी का है। ओके, सबसे ज्यादा जो सांसद पहुंचे वो यूपी के पहुंचे, और कितने पहुंचे, 45। अगला जो मैं बात करें वो कहता है कि 18वीं लोकसभा में जीतकर पहुंचे सबसे उम्रदराज सांसद टी.आर. बालू, इनकी उम्र कितनी है, 82 साल है। तो पहला जवाब तो उसने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनना है, प्रश्न क्या बनता है कि सबसे उम्रदराज या सबसे बुजुर्ग जो सांसद 18वीं लोकसभा में हैं वो कौन है, टी.आर. बालू है। बड़ी खुशी की बात है, अच्छा प्रश्न है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। किस पार्टी से हैं, डीएमके से, ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और जानने वाली बात है, डीएमके की हम बात करें वो ये कि आखिरी, ये हम हमेशा आगे से पीछे से बात करते आ रहे हैं कि आखिर इन्होंने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। तो इन्होंने तमिलनाडु की एक लोकसभा सीट है श्री पेरम्बूर, वहां से जीत करके आए हैं, सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, डीएमके को बिलोंग करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना, किस भाजपा प्रत्याशी ने 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतांतर कितना है, 11.72 लाख, मतलब 11.72 लाख मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की। तो वो कौन है, शंकर लालवानी, भाजपा के सांसद बने हैं। तो ये प्रश्न बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा वोट जो उन्होंने प्राप्त किए, अभी कहें कि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जो जीते हैं वो कौन है, शंकर लालवानी है। इन्होंने जो अपनी जीत हासिल की है वो लोकसभा सीट कौन सी थी, वो थी इंदौर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर आपको हल्का फुल्का ध्यान हो चुनावों के समय में, तो शंकर सिंह लालवानी ने जब अपनी टिकट तो अपना जो पर्चा भरा था, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इसके बाद इनके विपक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो कि एक तगड़ा प्रतिद्वंदी हो, इसलिए इतने बड़े वोटों के अंदर से जीते। इस जगह एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि ये वो चुनाव था, ये वो लोकसभा थी इंदौर की, जहां पर विजयी प्रत्याशी जो हमारे शंकर लालवानी हैं, इन विजयी प्रत्याशी के बाद सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो किसको मिले, वो मिले नोटा को, नोटा। ठीक है, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा नोटा पाने वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी इंदौर बना इस बार। नेक्स्ट प्रश्न पहुंचते हैं कि वर्तमान लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव में शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम वाईकर, नाम ढंग से याद कर लीजिएगा, शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम वाईकर ने किस लोकसभा सीट पर सबसे कम मतांतर से, कितना अंतर है, सिर्फ 48 का, सबसे कम मतांतर से अपनी जीत हासिल की। तो दो चीज आपको पता लगी रही है, शिवसेना का बंदा है रविंद्र दत्ताकर वाईकर, और जो उनका वोट जिसने उन्होंने जीते हैं, वोट का जो अंतर है, मतांतर है, वो कितने रहे, कुल में 48 रहे। 21 लोकसभा सीट से जीते थे, वो थी अपनी मुंबई उत्तर पश्चिम, महाराष्ट्र में ओबियसली कोई बड़ा इशू नहीं। तो अपने पास जो प्रश्न है, दो से रहे यहाँ पे, सबसे बड़ा वोट का अंतर शंकर लालवानी, ये बीजेपी के थे, और सबसे कम वोटों से जिनकी जीत हुई वो रविंद्र दत्ताराम वाईकर हुए, ये शिवसेना के थे, और मुंबई उत्तर पश्चिम से ये जीत करके आए थे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें कि अपने राजस्थान के राज्यसभा सांसद थे केसी वेणुगोपाल। इस बार उन्होंने राज्यसभा को छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस के मेंबर हैं, या हम ये कहें कि राज्यसभा में जो सदस्य बने ये कांग्रेस की तरफ से बने थे, कांग्रेस के ही ये सदस्य हैं। तो कांग्रेस के जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो कि राजस्थान के राज्यसभा सदस्य रहे हैं, ये जीत करके पहुंचे, लेकिन किस लोकसभा क्षेत्र से जीत के पहुंचे, तो इसका जवाब क्या है, अलाप्पुझा केरल में जो लोकसभा सीट है अलाप्पुझा, वहां से जीत करके पहुंचे। दो चार ऐसे कई और भी हैं राज्यसभा से जीत करके पहुंचे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ के बाद जो हम बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रश्न ले लिए, अब सिर्फ एक फैक्चुअल बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, जिनको आप तेजी से याद कर सकते हैं और ज़्यादा लंबा टाइम भी आपको देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम थोड़ा सा तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए बोलते हैं, हिंदी में राजग बोलते हैं, की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये हमें सबको पता है। ठीक है, 14 में बने, फिर 19 में बने, और ये 2024 में बने। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये कि लगभग 1962 के बाद से हम माने, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कई बार कि वर्ष 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी सत्ताधारी दल वापस से जीत करके, वो भी स्पेशली तीसरी बार जीत करके सत्ता में पहुंचे। ऐसा इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, या हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एकमात्र प्रधानमंत्री जो पहले रहे जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने 1952 में, फिर इसके बाद 1957 में, और फिर उसके बाद 1962 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि जो है जब गिनती करते हैं तो इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया,
लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पदभार ग्रहण किया 3 बार किया, कॉन्सिक्वेंटली किया, लगातार ही किया, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन इन्होंने जब ये पदभार ग्रहण किए, वो पदभार तब ग्रहण किए जब इनके कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल होता है लोकसभा का, उसे वो पूरा नहीं कर पाए, चाहे मध्यावधि चुनाव हुए या कोई अन्य कारण हुए, लेकिन उन्हें बीच में ही किसी न किसी कारण से वो पद छोड़ना पड़ा था या वो लोकसभा भंग हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन 5 साल का कार्यकाल वो अपना पूरा नहीं कर पाए थे। तो केवल 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है, वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। पहले पंडित नेहरू, दूसरे नरेंद्र मोदी। खैर, अगली बात हम करें कि जो अपना मंत्री भी कितने बने। जनरली आपको पता है 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। तो कैबिनेट हम बात करें कि प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई, 72 हो गई। एक नरेंद्र मोदी खुद हो गए और 71 मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी, तो 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम है प्रधानमंत्री का। इनकी वर्तमान जो मंत्री परिषद है जिसमें 72 मंत्री हैं कुल में, उसमें से 30 कैबिनेट के हैं, 5 राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितने, 5, कैबिनेट के 30 और 36 राज्य मंत्री हैं। ओके, यहाँ भी आप अगर देखें तो जो अपने 5 राज्य मंत्री हैं, इन 5 राज्य मंत्री में से भी 3 तो बीजेपी के हैं और 2 बाकी दलों के हैं। कैबिनेट में जो 30 मंत्री हैं, नीचे आगे लिखा हुआ भी है मैंने, तो यहाँ पे कहता है वो 30 जो अपने कैबिनेट के मंत्री हैं, इनमें से 25 तो बीजेपी के हैं, शेष 5 दूसरे दलों के, मतलब एनडीए की जो दूसरी पार्टी है उनके हैं। ओके, अब दल कौन कौन से हैं जिनको उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया है, ध्यान रखना, कैबिनेट अलग है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अलग है और राज्य मंत्री अलग है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, मंत्री परिषद बनती है। और जनरली अपन जैसे मंत्री मंडल बोलते हैं, वो मंत्रिमंडल क्या है, ये मंत्रिमंडल अपनी कैबिनेट वाला है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं, ये कहते हैं ना कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, उस समय सिर्फ कैबिनेट के मंत्री उसमें भाग लेते हैं, बाकी ऐसे मंत्रियों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बुलाया जा सकता है उनको, लेकिन इनका जो मीटिंग अपन बात करते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो इन्हीं के पास होती है, काफी अपने महत्वपूर्ण पद ये माने जाते हैं। तो खैर 25 तो इसमें किसके हैं, बीजेपी के हैं, और बाकी जो 5 बचते हैं उनमें कौन कौन है, तो इसको आप जान लें। के राम मोहन नायडू, ये तेलुगु देशम पार्टी के हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनको सिविल एविएशन मिला है। इसके बाद लल्लन सिंह, जेडीयू के हैं। जीतन राम मांझी, ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हैं। एच डी कुमार स्वामी, जेडीएस के हैं। और चिराग पासवान, जो अपने आप को मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, एलजेपी रामविलास जो पार्टी है उसके सांसद हैं। तो ये 5 लोग इस कैबिनेट में शामिल है, 25 बीजेपी के और बाकी 5 ये। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसमें सबसे ज्यादा मंत्री हैं वो कहाँ से हैं, किस प्रदेश से हैं। तो हालांकि ओबीसी बातें पता लगी जाता है, सबसे ज्यादा प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश है, तो उसी में से लिए होंगे, तो उत्तर आपको सही है। सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं वो अपने उत्तर प्रदेश से हैं, 10 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद बिहार से 8 और गुजरात और मध्य प्रदेश से 6 सांसदों को मंत्री पद दिया गया। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इस बार राजस्थान को 4 सांसद मिले हैं, या हम ये कहें कि राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से कितने कितने जीते हैं सब पहले मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सांसदों का या मंत्रिमंडल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो 4 सांसद हैं वो राजस्थान के जो 4 सांसद राजस्थान के हैं उनको मंत्री पद मिला है। अब कौन कौन से ऐसे हैं, तो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आप ध्यान हो तो पिछली बार भी जो 2019 की जो अपनी संसद थी उसमें भी ये थे, मंत्री थे, जल विभाग में थे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। दूसरे हैं अपने भूपेंद्र यादव अलवर से। इन दोनों को क्या बनाया गया, कैबिनेट मंत्री दिया गया। जो 25 बीजेपी के अभी मैंने बात की थी, बीजेपी के 25 कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से 2 ये हो। इसके अलावा बीकानेर की सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, जीत करके आए हैं अभी, इन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ में राज्य मंत्री बनाया गया है। और अजमेर के सांसद हैं भागीरथ चौधरी, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
तो कुल मिलाकर के राजस्थान से 4 मंत्री मिले हैं राजस्थान से। और गजेंद्र सिंह शेखावत, वापस याद कर लेते हैं एक बार, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके बाद नंबर आता है भूपेंद्र यादव का, फिर नंबर आता है अर्जुन राम मेघवाल का, और लास्ट में हम बात करें भागीरथ चौधरी। ठीक है, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, वो ये कि हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल में इस बार सबसे जो जो पहली बार जो मंत्री बने हैं, ऐसे कितने सांसद हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है अपनी 37। ओके, इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस बार बहुत कुछ फेरबदल हुआ था, हम सब ने देखा था चुनावों के दौरान कि प्रधानमंत्री के अलावा, या हम ये कहें प्रधानमंत्री सहित 7 ऐसे सांसद हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो वर्तमान लोकसभा है या 18वीं लोकसभा है, उसमें 7 ऐसे सांसद हैं जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको जानकारी होगी, ये गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये अपना रिकॉर्ड है। फिलहाल हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, काफी चर्चा में रहा था पूरा मुद्दा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एच.डी. कुमार स्वामी ये भी आप चर्चा में काफी रह चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह काफी दबदबा रहा था अपने समय में उनका, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मैं वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि 7 हैं प्रधानमंत्री सहित जो कभी मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि 2 नाम हैं, रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से हैं और जॉर्ज कुरियन ये केरल से हैं। ओके, ये दोनों को ही मंत्री परिषद में जगह दी गई है, रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब और जॉर्ज कुरियन केरल से, इन्हें अल्पसंख्यक विभाग के लिए दिया गया। लेकिन इनमें जो प्रश्न है, जो पॉइंट क्या है, वो है ये है कि ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ना होने के बावजूद इन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तो आप आई होप ध्यान रखेंगे। अगली हम बात करें मोदी 3, या जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी का मंत्रिपरिषद है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। याद होना आसान है, अगर ऊपर से कोरिलेट करेंगे इसे कि 7 तो मुख्यमंत्री ऐसे जो सांसद हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, इतनी संख्या में इस बार हम बात करें कि अपने मंत्रिपरिषद है, नवीन मंत्रिपरिषद है, उसमें महिलाओं की संख्या भी कितनी है, वो भी 7 ही। ओके, तो 7 अपनी महिलाएं इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल की गई हैं। कौन कौन सी हैं, एक को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वित्त मंत्री अपनी है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा बीजेपी की हैं अन्नपूर्णा देवी। एक और नाम है शोभा करंदलाजे, ये बीजेपी की हैं। रक्षा खड़से ये भी बीजेपी की हैं। सावित्री ठाकुर ये भी बीजेपी की हैं। नीमूबेन बमभानिया ये भी बीजेपी की हैं। तो इन 7 में से 6 जो महिला सदस्य हैं जिनको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है, वो किसको बिलोंग करती हैं, वो बीजेपी को बिलोंग करती हैं। एकमात्र महिला जिनको इस बार मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है वो किस दल से हैं, वो है अपना अनुप्रिया पटेल। क्लियर, तो 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाओं में सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नीमूबेन बामबनिया और अनुप्रिया पटेल। इनमें केवल अनुप्रिया पटेल आ से आ को आपको एड कर जाएंगे, अपना दल की है। तो अनुप्रिया पटेल एकमात्र ऐसी हैं जो कि बीजेपी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लास्ट वन, इसके बाद हम पैकअप करेंगे। अपने नवीनतम जो मंत्रिपरिषद है केंद्र सरकार का, इसमें सबसे युवा जो सांसद हैं, सबसे युवा जो मंत्री बने हैं वो कौन, तो ये हैं राम मोहन नायडू। इनको सिविल एविएशन मिला है, बार बार मैं कह रहा हूँ, टीडीपी के ये नेता हैं। ये केवल 36 वर्ष के हैं और इन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। और इसके साथ ही एक प्रश्न और भी बन जाता है, भाई सबसे युवा सांसद सबसे युवा मंत्री अगर राम मोहन नायडू हैं, तो सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है, तो कौन है अपने जीतन राम मांझी।
आई होप कि ये जो इस बार का हमने वीडियो रेडी किया है ये बेसिकली एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बेस्ड करके किया है। हालांकि पिछले वीडियो हमने ऐसी पर को लेकर रखे थे, वो डिटेल में थे, लेकिन इस बार पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। इसके अलावा एक हल्का सा रिक्वेस्ट और, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल किया जा सके। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।